जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी विल लर्न बिहेवियर ऑफ गैसेस। गैस सब्सटेंस का एक ऐसा स्टेट है, मैटर का एक ऐसा स्टेट है जिसका इंटरमोलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है, वहीं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स सबसे कम होता है। हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में थोड़ा बहुत जाना है ना। जैसे सॉलिड होते हैं तो ये इसके पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, है ना। और जो लिक्विड होते हैं वो सॉलिड से थोड़ा कम पैक्ड होते हैं, इसीलिए इसमें लिखते हैं हम लोग लूजली पैक्ड, है ना। और गैसेस ये फ्री टू मूव होते हैं, है ना, फ्री टू मूव। गैसियस पार्टिकल्स फ्री टू मूव होते हैं, यानी कि अगर सॉलिड के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, इट मीन्स उनके पास जो है इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कम होता होगा, है ना। वैसे ही गैस अगर फ्री टू मूव है, यानी कि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा होते होंगे, है ना। और जो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस होता है उसे ही हम लोग इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस जो होता है वो मैटर का वो स्टेट है ना, वो स्टेट है जिसका इंटरमोलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है ना। वहीं पे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स सबसे कम होता है। जाहिर सी बात है कि दो चीज़ें एक दूसरे से दूर है तो उनके बीच का फोर्स, और दो चीज़ें एक दूसरे के करीब है तो उनके बीच का फोर्स, दोनों में डिफरेंस तो होगा ही होगा, है ना। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है वो तो कम है, तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम होने के कारण क्या होता होगा, है ना। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम होने के कारण गैस के पार्टिकल्स में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पाया जाता है ना। सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, जिसे हिंदी में हम लोग गतिज ऊर्जा भी कहते हैं, वो पाया जाता है क्योंकि फ्री टू मूव होते हैं पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, यानी वो कहीं भी घूम फिर सकते हैं, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा, ये होता क्या है ना। तो एनर्जी इन मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ऊर्जा अगर मोशन में है ना, ऊर्जा में अगर गति है तो उसे ही काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी तो ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण जिस भी बर्तन में इसे रखोगे ना, जिस बर्तन में इसे रखा जाता है, जिस वेसल में इसे रखा जाता है ना, उस बर्तन के वॉल पे, उस वेसल के वॉल पे, उस बर्तन के दीवालों पे गैस का जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना, वो प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण जिस बर्तन में रखते हैं, है ना, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण जिस बर्तन में रखते हैं, उस बर्तन के या उस कंटेनर के या उस वेसल के, है ना, उस कंटेनर के वॉल पर ये क्या करता है, तो प्रेशर क्रिएट कर देता है ना, दाब उत्पन्न कर देता है, प्रेशर क्रिएट कर देता है। करेक्ट। अब और एक बात जो ज़रूरी है, गैस से एनर्जी निकलता है ना, काइनेटिक एनर्जी है, यानी एनर्जी है उसके पास, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि गैस से
हीट, है ना, हीट निकाला जाए। अब देखो हीट तो बहुत दो तरीके का होता है, ठंडा या गर्म। तो अगर गैस से हीट निकाला जाए, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यानी अगर ठंडा किया जाए, गैस को अगर ठंडा किया जाए तो क्या होगा, तो गैस के अणु पास आने लगते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल पास आने लगेंगे, तो गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आने लगेंगे, है ना, आने लगेगा, है ना। साथ ही और भी चीज़ें होंगी, जैसे कि अगर इसे -273 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया जाए, है ना, तो -273 डिग्री सेल्सियस पर बिल्कुल आपस में इकट्ठा हो जाएंगे। इसे -273 डिग्री सेल्सियस पर रखने पे बिल्कुल बिल्कुल पास में इकट्ठे हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल पास में इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि एक जगह पे सब जमा हो जाएगा। तो अब जब सब एक जगह पे जमा हो जाएंगे तो क्या होगा, है ना, तो जब जमा हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, गैस का जो वॉल्यूम होता है वो जीरो हो जाता है। तो इस वजह से गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। ओके, और अगर जीरो हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, तो जीरो हो जाता है, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस को ही एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है, जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। तो अगर आज के बाद आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी कि परम शून्य ताप क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि -273 डिग्री सेल्सियस को ही गैस का एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी परम शून्य ताप कहते हैं। ओके, अच्छा, अगर यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर गैसों की काइनेटिक एनर्जी कैसी रहती होगी, है ना, तो बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस पे गैसों की, है ना, गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। यही हमने सीखा। तो क्या सीखा, देखो पढ़ते हो तो पूरा इंटरेस्ट के साथ पढ़ा करो, है ना, कमेंट दबा के करो। जो भी चीज़ सीखते हो, जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ या मन में कोई भी जवाब या सवाल आता है उसे कमेंट बॉक्स में लिखा करो, उससे आपका रिवीजन होगा। आपको वो कॉपी में लाल ब्लू काला करके नोटबुक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पढ़ो, यहीं याद करो, यहीं ख़त्म करो, है ना। तो हमने क्या सीखा कि जो गैस से हीट निकलती है ना, यानी गैस को अगर ठंडा कर दें तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स पास आने लगते हैं, जो -273 डिग्री सेल्सियस पर बिल्कुल आपस में एक साथ जमा हो जाते हैं, जिससे गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। इसीलिए -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि -273 डिग्री सेल्सियस को ही एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं, और इसी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, यानी इसी -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। ओके, चले हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो लिखो कमेंट बॉक्स में, चलिए, CHALIYA। चलो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूज़न, इसी में, है ना, हम लोग बिहेवियर ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिफ्यूज़न। है ना। अब समझने वाली बात यह है कि डिफ्यूज़न होता क्या है।
है ना। तो जो अलग अलग तरह के अगर गैस हैं, हम जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारा गैस है ना, हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में। तो हर एक गैस की डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती होगी। अब सोचोगे डेंसिटी क्या होता है, तो सुन लो। डेंसिटी को वैसे मैं पढ़ाऊँगा ये डिटेल में। डेंसिटी को हम लोग डी से या फिर रो से भी डिनोट करते हैं, है ना। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं रो इक्वल टू एम अपॉन वी, है ना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि गैसेस के डेंसिटी में डिफरेंस हो सकता है ना। गैसेस के डेंसिटी में डिफरेंस हो सकता है। तो गैस के डेंसिटी में, अलग अलग गैस के डेंसिटी में डिफरेंस होने के बावजूद, डिफरेंस होने के बावजूद, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ जाकर आपस में मिलने का प्रोसेस होता है। मिलने का प्रोसेस होता है ना। तो मैंने क्या बोला, अलग अलग गैसेस की डेंसिटी में डिफरेंस होता है। तो गैस की डेंसिटी में डिफरेंस होने के बावजूद ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ जाकर आपस में मिलने का प्रोसेस होता है, और इसी प्रोसेस को जो है हम लोग डिफ्यूजन यानी विसरण कहते हैं, है ना। तो इसी डिफ्यूजन के कारण गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में घुल मिल पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि ड्यू टू डिफ्यूज़न, है ना, ड्यू टू डिफ्यूज़न यानी कि डिफ्यूज़न के कारण ही, है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से घुल मिल पाते हैं, है ना, दोस्ती बढ़ा पाते हैं, इंटरमिक्स हो पाते हैं। घुल मिल नहीं लिखना हो तो इंटरमिक्स, है ना, इनका इंटरमिक्सिंग आपस में हो पाता है। यानी कि हम लोग डिफ्यूजन को ये भी बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स इंटरमिक्सिंग कर पाते हैं, है ना। जैसे तुम्हारा सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आपने अपने घर में देखा होगा कि अगरबत्ती, है ना, अगरबत्ती, है ना, अगरबत्ती है या फिर परफ्यूम है आपका, है ना। तो अगरबत्ती के साथ क्या होता है, सपोज करो कि ये एक कमरा है आपके घर का, है ना, ये आपके घर का एक कमरा है। अब इस कमरे में भैया आप भी बैठे हुए हो, है ना। तो चलो मैं आप लोगों को बिठा देता हूँ। मान लो ये कोई लड़की है ना, ये कोई लड़की है, ये इधर बैठी हुई है, और यहाँ पे इसी कमरे में अगरबत्ती रखा हुआ है ना। यहाँ पे एक अगरबत्ती का स्टिक रखा हुआ है ना, इस रैक पे। तो वो अगरबत्ती का जो स्टिक है उसका स्मेल इस लड़की के नाक तक तो नहीं पहुंच सकता है, लेकिन इस लड़की ने क्या किया, एक माचिस उठाया और जाके उस अगरबत्ती को जलाया, है ना। तो अब आके फिर से यहीं पे खड़ी हो गई वापस से, है ना, अगरबत्ती जला के आई और फिर से वापस यहीं खड़ी हो गई। अब क्या है कि इसे उस अगरबत्ती का स्मेल आना शुरू हो गया, है ना। तो इससे क्या पता चलता है आप लोगों को कि गैसेस जो हमारे रूम में गैस है, ऑक्सीजन है, हवा है ना, तो गैस के अंदर में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है, गैसियस पार्टिकल्स के बीच खाली जगह ज़्यादा होता है, तभी ना अगरबत्ती का स्मोक जो है उस गैस के पार्टिकल्स के साथ घुल मिल पाया। अगर जगह नहीं होता तो थोड़ी उसके साथ घुल मिल पाता, और घुल मिल पाया तभी ना ट्रेवल होके हमारे नाक तक पहुंच पाया, नहीं तो वहीं पे चुपचाप रहता, है ना। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो अगरबत्ती से निकलने वाला स्मोक है, अगरबत्ती से निकलने वाला जो स्मोक है यानी धुआं है, वो भी एक गैस है ना। और हमारे रूम में जो ऑक्सीजन है वो भी एक तरह का गैस है, और ये दोनों गैस आपस में इंटरमिक्स हुए यानी आपस में घुल मिल पाए, और यही दोनों आपस में घुले मिले तभी ना हमारे नाक तक वो स्मेल आया,
है ना। तो यही प्रोसेस क्या था, डिफ्यूजन, यानी कि हमें किसी भी चीज़ का स्मेल जो आता है वो डिफ्यूजन के कारण ही आता है। यही वजह है, जैसे परफ्यूम अगर आप लोगों में से कोई भी लगाता होगा, है ना, तो परफ्यूम का डब्बा जब रखा हुआ है, ढक्कन बंद है, तभी तो स्मेल नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही आपने उस बटन को प्रेस किया और वो गैस या वो लिक्विड बाहर निकला, तो उसका जो स्मेल है वो क्या करता है, गैस के पार्टिकल के साथ में मिल जाता है ना, जिस वजह से वो हमारे नाक तक पहुंच जाता है। या फिर और एक एग्जांपल ले सकते हैं, रूम स्प्रे, है ना, रूम स्प्रे, है ना। चलो ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब कहानी समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, है ना। देखो, सेम प्रेशर हो यानी इक्वल प्रेशर हो, है ना, समान दाब जिसे वो कहते हैं, तो सेम प्रेशर पर या इक्वल प्रेशर लिख देते हैं, तो एट इक्वल प्रेशर और सेम प्रेशर किसी भी गैस का एक फिक्स्ड क्वांटिटी का वॉल्यूम लिया, है ना, ठीक, सॉरी, एट इक्वल प्रेशर, है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस, ना, अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैस, अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना, ये भी लिया। अब इन दोनों को देखो कि अगर सेम टेम्परेचर की बात करें तो किसी गैस का जो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना, वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी सीधा समानुपाती होता है। क्या सीखा कि ये गैस के लिए बोल रहा हूँ बिल्कुल, कि सेम प्रेशर पे, समान दाब पे किसी भी गैस का जो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर इसे सरल भाषा में लिखें हम लोग, यानी अगर हम लोग सरल भाषा में लिखें तो इसे क्या लिख सकते हैं, V यानी V फॉर वॉल्यूम, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को हम लोग सपोज कैपिटल T से ले लेते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ओके, अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने का कोशिश करें तो V के इंस्टीड में, V के बदले में हम लोग K का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई पूछेगा आपसे कि आपने ऐसा कैसे किया, है ना, तो यहाँ पे K क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसे चार्ल्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या नॉर्मली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलेंगे, है ना। और ऐसा लिखना कब पॉसिबल है, ये दोनों बातें, जब हमारा P कांस्टेंट होगा, जब P हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि एट इक्वल प्रेशर, एट सेम प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, तीनों में से कुछ भी लिखे एक ही बात है ना। अच्छा, फिर से वापस आते अपने मुद्दे पे। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T था, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल का साइन लाया, तो उसके लिए K लिखा, है ना। तो अगर मान लो तुम्हारे पास दो तरह का वॉल्यूम हो, है ना, एक वॉल्यूम है V1, है ना, और दूसरा वॉल्यूम है आपके पास V2, है ना। एक वॉल्यूम है आपके पास V1 और दूसरा वॉल्यूम है V2। तो पहले तो ये देखो कि इसे और क्या लिख सकते हैं, तो V अपॉन T लिख सकते हैं क्या, K इक्वल टू लिख सकते हैं ना। T को सेपरेट किया, K के पास से हटाया, तो ऐसे लिखा। तो हाँ, मैं बोल रहा था कि अगर तुम्हारे पास V1 हो तो V1 अपॉन T1 इक्वल टू भी K ही लिखते, है ना। और अगर V2 होता तो भी तुम V2 अपॉन T2 इक्वल टू K ही लिखते, क्योंकि K तो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं सकता है। तो अगर इसे साथ में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2
इज इक्वल टू और भी डॉट 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 यानी V3 V4 V5 जितना मर्जी करे उतना लिख सकते हैं, है ना। तो आज के बाद कहीं पे भी आप लोगों को ध्यान सुनिएगा, ऐसा लिखा रहे, ऐसा लिखा रहे, ऐसा लिखा रहे या फिर ऐसा लिखा रहे, है ना। तो घबराना नहीं है, सब एक ही बात है। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बॉयल्स अंकल से मिल लेते हैं। बॉयल्स लॉ, है ना। यहाँ पे देखो क्या कहा जाता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी समान ताप पर, समान टेम्परेचर पर किसी गैस के जो फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं, किसी गैस का जो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर का, है ना। किसके होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? तो प्रेशर का। ओके, यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक समान ताप पर किसी भी गैस का जो भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है वो प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा समानुपाती होता है। ओके, तो इसे सरल भाषा में अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम है तो V फॉर वॉल्यूम, है ना, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यानी 1/, लिखेंगे, और प्रेशर की बात हो रही तो P लिखेंगे, है ना। अब हमें पता है कि अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल का साइन लाते हैं तो K लिखते हैं, तो K इंटू 1/P हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगर हम लोग इसे अच्छे से सॉल्व करें तो P यहाँ डिनोमिनेटर में है तो इधर मल्टीप्लाई होने आएगा तो V मल्टीप्लाई P हो जाएगा, और K यहाँ बेचारा अकेला रह जाएगा, है ना। तो अभी हमने क्या सीखा था इससे पहले वाले में, चार्ल्स लॉ में, कि Vp इक्वल टू अगर K है तो यानी हम लोग लिख सकते हैं कि V1 P1 भी K के इक्वल होगा, यानी V2 P2 भी K के इक्वल होगा, एंड सो ऑन, यानी कि हम लोग ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो या फिर ऐसे लिखा हो, एक ही बात है ना। थोड़ा सा और जानते हैं, है ना, थोड़ा सा बॉयल्स अंकल के बारे में और जान लेते हैं। तो बॉयल अंकल और क्या बोलते हैं? बॉयल अंकल बोलते हैं कि मेजरमेंट ऑफ प्रेशर के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, यानी बॉयल अंकल ने हमें ना मेजरमेंट ऑफ प्रेशर सिखाया, प्रेशर को मेजर करने के लिए सिखाया, है ना। तो चलिए सीखते हैं। सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर के बारे में पास्कल अंकल ने बोला था, है ना। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू करते पढ़ाई। तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं, जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं वो है हमारा बैरोमीटर, है ना। और इस बैरोमीटर में क्या रहता है, तो इस बैरोमीटर में मरकरी भरा रहता है, Hg भरा हुआ रहता है, यानी पारा भरा रहता है। तो मरकरी बोलो, Hg बोलो, पारा बोलो, एक ही बात है। तो फिर सुनिएगा, प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं वो है बैरोमीटर, और बैरोमीटर में मरकरी भरा रहता है ना। और इस मरकरी को एक जो है क्या बोलते हैं, एक ग्लास के वेसल में, एक कांच की नली में डुबो कर रखा जाता है ना। तो इसे क्या करते हैं, एक ऐसा वेसल लेते हैं, है ना, जो ग्लास का बना रहता है, यानी कांच का बना रहता है, और उसमें इसे डुबो कर रखा जाता है। तो कैसे रखा जाता है, तो डुबो कर यानी डिप्ड करके रखा जाता है। किसे, तो मरकरी को। और जब मरकरी, है ना, जब मरकरी के सरफेस पे प्रेशर क्रिएट होता है तो मरकरी
उस वेसल के मीडियम से ऊपर आने लग जाता है ना। क्या बोला हमने कि जब इस मरकरी के सरफेस पे, जब मरकरी के सरफेस पर प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है यानी कि कोई भी चीज़ का प्रेशर अगर इस मरकरी के ऊपर में आया है ना, तो क्या होगा, ये मरकरी जो है ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। कहाँ आना शुरू होता है, तो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है ना, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर मेज़र कर पाते हैं। इसी वजह से हम लोग प्रेशर मेज़र कर पाते हैं, है ना। और जब प्रेशर का वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है ना, मैंने क्या बोला कि जब इसी प्रेशर का वैल्यू है ना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है यानी 1 atm हो जाता है, तो मरकरी उस वेसल में 76 mm ऊपर चला जाता है ना। तो कितना mm ऊपर चला जाता है, तो 76 मिलीमीटर ऊपर चला जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 76 मिलीमीटर बोलो या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलो, एक ही बात है। ये बात मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जब एनसीईआरटी की बुक हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है हमेशा कि 1 atm इक्वल टू 760 mm। तो मेरा ये कहानी सुनाने के पीछे रीज़न यही था कि जब तुम्हारा प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक हो जाता है, उसका मतलब ये होता है कि मरकरी अपने उस ग्लास के कंटेनर में 76 मिलीमीटर ऊपर चला गया है ना। यानी हम लोग इस तरीके से क्या सीखे, तो हमने सीखा कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी यानी पारा यानी Hg, है ना। डन। तो थोड़ा सा एवोगाद्रो लॉ भी देख लेते हैं। एवोगाद्रो, पिछले क्लास में हमने एवोगाद्रो कांस्टेंट पढ़ा था, एवोगाद्रो नंबर पढ़ा था। आज हम लोग एवोगाद्रो के द्वारा दिया गया लॉ पढ़ेंगे। तो क्या बोला था एवोगाद्रो अंकल ने आप लोगों से, है ना। तो एवोगाद्रो अंकल ने 2 ज़रूरी बातें बोली, है ना, जिसमें से एक था कि टेम्परेचर के बारे में और दूसरा था प्रेशर के बारे में, है ना। तो इन्होंने कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, है ना, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और प्रेशर भी कांस्टेंट होता है, तो किसी भी गैस का जो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, किसी भी गैस के फिक्स्ड वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स समान होते हैं, है ना। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ समझिएगा, सिंपल भाषा में ये कहना चाह रहा हूँ कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। और ऐसा कब मैं बोलना चाह रहा हूँ, है ना, तो तब बोलना चाह रहा हूँ व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, यानी कि जब प्रेशर और टेम्परेचर यानी कि दाब और ताप समान हो, है ना, तभी वॉल्यूम जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो पाएगा। बट आपने एक चीज़ पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले कि अगर हम लोग बॉयल्स लॉ की बात करें तो हमने पढ़ा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, है ना। जब, और ऐसा कब हुआ था, जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट था, है ना, तभी हुआ था ऐसा। अच्छा, और इन सब चीज़ों को हम लोग अगर देखें तो हमने और एक चीज़ देखी थी जो कि था कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये कब पढ़ा था, तो चार्ल्स लॉ में पढ़ा था हमने, है ना। चार्ल्स अंकल ने बोला था कि जब तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट होगा, चार्ल्स अंकल ने क्या बोला कि जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और बॉयल्स अंकल ने बोला कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P व्हेन टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, है ना। अच्छा, और अब एवोगाद्रो अंकल बोल रहे हैं कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N जब
P और T दोनों कांस्टेंट होगा। तो चलो तीनों की बातें हमने सुन ली, तो तीनों की बातें सुनेंगे तो कुछ न कुछ तो याद रखना पड़ेगा ना। तो ये रहे हमारे बोयल्स अंकल, ये रहे हमारे चार्ल्स अंकल, और ये रहे हमारे एवोगाद्रो अंकल। और इन तीनों को जब हमने मिक्स किया तो अब हम अपना फॉर्मूला बनाएंगे, है ना। तो देखो तीनों में v किस किस के प्रोपोर्शनल है। एक बार जो है v प्रोपोर्शनल है 1/p के, एक बार v प्रोपोर्शनल है t के, और एक बार v प्रोपोर्शनल है n के, है ना। यानी कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n t अपॉन p, है ना। ओके, ये यहाँ से तीनों को जब कंक्लूड किया तब यहाँ लिख दूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ओके, अच्छा, इसे हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट भी लाते हैं, तो वो कांस्टेंट क्या होगा हमारा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसे हटाने के लिए कांस्टेंट लाते हैं जो कि r है हमारा। तो एन टी अपॉन पी तो है ही, और इसे हटाने के लिए हमने r लाया। तो यहाँ पे r क्या है ना, तो r है यहाँ पे हमारा कांस्टेंट। r इज एनी कांस्टेंट विच इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अभी देखो इस r का नाम भी रख सकते हैं, अभी नहीं रखूँगा। तो ठीक है, ये हो गया। ये रफ करने के चक्कर में सब टेढ़ा लिख दिया, आप लोग समझ लीजिएगा। तो मैं अब से ठीक से लिख देता हूँ। तो v आया है हमारा nRT, है ना। और ये जो p है इसे अगर इस साइड भेज दें v के पास, तो यहाँ क्या हो जाएगा PV। यानी हमारा रिलेशन क्या है, PV इक्वल टू nRT। दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है ना। तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल टू nRT। तो देखूंगा मैं कि कितने बच्चे टाइप करते हैं PV इक्वल टू nRT, है ना। डन। और यहाँ पे R हमारा क्या है, तो R एक कांस्टेंट है ना। अच्छा, तो अगर R को सेपरेट करें तो और क्या लिख सकते हैं, तो PV तो है ही एक साइड, और ये R को अगर सेपरेट करोगे तो इस N को भी और इस T को भी उसके पास भेज दो। तो N उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, T भी उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो जैसे मर्जी वैसे लिख लो। वैसे PV इक्वल टू nRT साउंड्स गुड। एक बात और जो यहाँ सीखने के लायक है कि यहाँ R का यूनिट क्या होता है ना। यूनिट ऑफ R, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसका कुछ न कुछ तो यूनिट आता होगा, है ना। तो एक हो गया हमारा लीटर, दूसरा हो गया हमारा ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और फिर बाय में n है तो n की जगह पे हमारा होगा नंबर ऑफ मोल्स के मोल, है ना। और इधर T हमारा क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। तो केल्विन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, K, है ना। मोल को शॉर्ट में लिखते हैं MOL, ठीक है। तो यहाँ से अगर यूनिट बनाने का ट्राई करें तो क्या लिख सकते हो, लीटर इंटू ATM। यहाँ आ नहीं रहा है तो एक काम करता हूँ, इधर लिख देता हूँ कि ये यूनिट क्या आया है, लीटर इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू, या फिर इंटू नहीं लिखने के बाद तुम्हारी मर्जी है, लिख ही लो। और इसे भी ऊपर लेंगे तो ऐसे, यानी आप लोग ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। और एक बात जो जानने लायक है, लीटर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग शॉर्ट में, क्योंकि ये भी एक तरह का वर्क है ना। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, वर्क का क्या होता है, जूल। तो इसे हम लोग जूल भी लिख सकते हैं, किसे, लीटर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। यानी शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, तो जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये भी एक यूनिट हो गया आपका, है ना। तो दोनों देखो, ये यूनिट याद रखो, ये यूनिट याद रखो, जो मर्जी करे वो याद रख सकते हो। ओके।
डन। अगर जैसे कि हम लोग अभी गैस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, अब अगर एवोगाद्रो लॉ पढ़ रहे हैं तो गैस के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे और एक चीज़ होता है जो फैक्ट है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि वॉल्यूम ऑफ आर अगर कोई पूछ ले आपसे तो आप इसे नॉर्मली याद भी रख सकते हो, है ना। वैसे आप लोगों का लक खराब रहा तभी पूछा जाएगा। 0.082 लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मोल पर केल्विन, है ना, यही होता है वॉल्यूम। डन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, गे-लुजेक लॉ। गे-लुजेक लॉ, ये लॉ क्या कहता है? तो ये लॉ बोलता है कि अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो तो किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है ना। मैंने क्या बोला कि अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो तो किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो हो गया प्रोपोर्शनल। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम लोग क्या लाते थे? तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए के लाते थे, है ना। और अगर के को सेपरेट करना हो तो क्या लिखेंगे? पी के पास चला जाएगा टी, है ना, तो चला गया टी पी के पास। तो इसी को मैंने आप लोगों को और एक चीज़ लिखने क्या सिखाया था कि P1 T1 हो या फिर P2 T2 हो या फिर सो ऑन, है ना, चलते रहेगा, जितनी मर्जी उतनी लिख लो। तो चलिए हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम ने क्या कहा ना, तो ग्राहम के मुताबिक जो गैस में डिफ्यूजन होता है ना, उसका रेट जो भी हमारा जैसे कि तुम्हारा गैस का डेंसिटी है ना, तो उसका स्क्वायर रूट कर दो और उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्या बोला मैंने? तो देख लो, मैंने बोला कि जो हमारा ग्राहम है वो कह रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, जिसे मैंने रेट ऑफ डिफ्यूजन ले लिया आर, है ना। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या था? डिफ्यूजन मैंने बताया आप लोगों को, रेट हुआ कि जो डिफ्यूजन में इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि डिफ्यूजन फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है ना, तो उसे हमने आर से ले लिया। तो यहाँ लिख देते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन, ओके। और डी ले लेते हैं हम लोग डेंसिटी, है ना, डेंसिटी ऑफ गैस। तो ग्राहम ने बोला कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, 1/√D के। अब तो याद हो जाएगा, यानी जो गैस का डेंसिटी होता है उसका स्क्वायर रूट, गैस का जो डेंसिटी होता है उसका स्क्वायर रूट रेट ऑफ डिफ्यूजन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही बोला ना इन्होंने, यानी कि इसे हम लोग अगर सिंपली लिखें तो R1/R2 अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, है ना, तब तो 1/√D लिखेंगे ही, है ना। और यहाँ पे भी 1/√D लिखेंगे ही, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्या कन्फ्यूजन होगा कि R1 है तो क्या लिखें? तो R1 होगा तो यहाँ D1 लिख दो, यहाँ पे D2 लिख दो, है ना। अच्छा, आप लोगों को क्या ये बात पता है कि x/y डिवाइडेड बाय a/b अगर हो तो क्या करते हैं? आपने अलजेब्रा इतना तो पढ़ा होगा कि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो राइट साइड वाला उल्टा हो जाता है ना, हो जाता है ना मैथ में। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे पास भी क्या है, 1/√D है और D1 है और डिवाइडेड बाय 1/√D2 है। तो
तो इसमें भी जब इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो 1/√D1 तो रहेगा ही, और ये D2 ऊपर चला जाएगा, है ना। डन। तो इसे अगर और सिंपली लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, है ना, तो √D2/D1, क्योंकि √1 का क्या वैल्यू है। अच्छा, और एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि √x/√y हो तो इसे हम लोग √x/y भी लिख सकते हैं, तो यानी कि इसे D2/D1 लिखना पॉसिबल है। तो हमने क्या सीखा कि ऐसे लिखा हो या फिर R1/R2 इक्वल टू √D2/D1 लिखा हो, एक ही बात है ना। डन। आई होप आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। आज क्लास थोड़ा लंबा हो गया, है ना, कोई बात नहीं, पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, टाटा।